राम नामक एक आदमी अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रामनगर नामक एक गांव में रहता था। वो हर काम बड़ी सुस्ती से करता था और अपने परिवार का पालन पोषण विरासत में मिली जमीन बेचकर किया करता था। सुनिए जी, विरासत बेचकर कब तक घर चलाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी क्यों नहीं करते या फिर कोई व्यापार ही शुरू कर लीजिए। ऐसे ही संपत्ति बेचेंगे तो एक दिन हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अरे अरे अरे, तुम भी मुझे उपदेश देने लग गई। खर्च की चिंता तुम मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे किसी के नीचे काम करना बिल्कुल नहीं पसंद? मुझे पता है कि मुझे अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करना है। मैं किसी भी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर लूँगा। आपको विरासत में इतनी सारी संपत्ति मिली थी, आप जमीन पर खेती कर सकते थे या अपना कोई व्यापार शुरू कर सकते थे, लेकिन अब हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आप कुछ कीजिए, मुझे परिवार की चिंता हो रही है। मैं किसी भी कीमत पर इस परिवार का ध्यान रखूंगा और इस घर को किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। अब मुझे ज्ञान देना बंद करो तुम। मोहन को अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कहता नहीं और पैसा कमाने के लिए नए तरीके सोचने में लग जाता है। और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले ही दिन वो अपने गांव के एक अमीर आदमी के पास जाता है। क्या बात है मोहन जी, आज सुबह सुबह तुम मेरे यहाँ आए हो। मैं तो तुम्हें आज यहाँ देखकर हैरान हो गया। मजाक बंद करिए साहूकार जी, मुझे आपकी मदद चाहिए, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। इसके अलावा मेरे आपके पास आने की कोई वजह नहीं है। हाँ, ये बात तो सच है मोहन कि तुम बिना किसी सौदे के घर के बाहर नहीं निकलते हो, क्योंकि तुम विरासत में मिली संपत्ति का सारा पैसा जो उड़ा देते हो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो साहूकार, मैं यहाँ सिर्फ सौदा करने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं। क्या सौदा? और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? चलो बताओ मुझे। मुझे अपना व्यापार शुरू करने के लिए तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए। तुमने विरासत की जमीन में खेती करने के बजाय अपनी जमीन बेच दी। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम अब व्यापार शुरू करना चाहते हो। मैं तुम्हें कर्ज कैसे दे सकता हूँ? तुम्हारे पास तो ना नौकरी है और ना ही अब कोई जमीन बची है। तुम मुझे उन पैसों का क्या ही वापस करने का वादा कर सकते हो? जमीन बेचना या ना बेचना वो मेरा फैसला है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना। मैं व्यापार करना चाहता हूँ और मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है साहूकार। तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। अच्छा बाबा, देखते हैं, लेकिन वो विचार क्या है मुझे भी तो बताओ। अगर तुम मुझे 10,000 रुपए उधार देते हो तो मैं इस महीने के अंत तक तुम्हें 40,000 रुपए लौटा दूंगा। क्या तुम मुझे 10,000 के बदले 40,000 लौटाओगे मोहन भाई? मुझे पागल समझ रखा है क्या तुमने? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तुम्हें पता है अभी भी मेरे पास मेरा घर है। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो तुम मेरा वो घर वादे के रूप में रख सकते हो और चाहो तो एक समझौता भी लिख लो। मोहन के शब्दों ने हीरा लाल को राहत दी, क्योंकि उसे पता था कि वादे के रूप में घर का गिरवी रखवाना, वो भी दस्तावेजों के साथ, कोई घाटे का सौदा नहीं। मैं आपके सारे पैसे समय पर लौटा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। मोहन खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और मोहन इसी तरह गांव के अमीर लोगों के पास जाता है और सबसे इसी तरह पैसा ले लेता है और दिन के अंत में वापस लौट आता है। अपनी पत्नी से जाके कहता है, सोनम, तुम मुझे हमेशा आलसी होने का ताना मारती हो ना। अब देखो मेरे पास कितना पैसा है। अरे, इतना सारा पैसा आपके पास कैसे आया? कौन देगा मुझे इतना सारा पैसा? मैं ये सारा पैसा अपनी बुद्धिमानी और चतुरता के बल पर लाया हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं जानती हूँ तुम इतने बुद्धिमान नहीं हो। मुझे सच सच बताओ, तुमने क्या चाल चली है मोहन? मैंने गांव के सभी साहूकार से बताया है कि मुझे व्यापार शुरू करने के लिए धन की ज़रूरत है, इसलिए उन सब ने मुझे ब्याज के रूप में ये पैसे उधार दिए हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? ये कैसा पति मिल गया है मुझे जो सब कुछ बेचा ही जा रहा है। अरे नहीं नहीं, मैंने एक नहीं 5 साहूकारों से पैसे उधार लिए हैं। समझ में आया तुम्हें कुछ सोनम? हे भगवान, हे गुरुदेव, आपने उन सब लोगों को धोखा दिया है। नहीं सोनम, मेरे पास एक तरकीब है। मैं इन सारे पैसों को पास के एक गांव में ले जाकर 5 रुपए प्रति 100 रुपए पर कारोबार करूंगा और 2 रुपए प्रति 100 पर ब्याज वापस कर दूंगा और 3 रुपए प्रति 100 का हिस्सा जो बचेगा वो अपने पास रख लूंगा। कुछ समझ में आया तुम्हें? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको लगता है ये संभव है?
आप इन सभी लोगों को ये पैसे कैसे लौटाएंगे? अभी हमारे पास सिर्फ ये घर बचा है। मुझे लगता है ये घर भी बिकने वाला है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो समझी। मैं कल ही पास के गांव में जाकर अपने दोस्त से मिलूंगा। छोड़ो, जाने दो, मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। तुम्हें जो करना है करो। अगले दिन मोहन पड़ोस के गांव में जाने के लिए निकल जाता है। वो एक जंगल से गुजर रहा होता है। तभी वो एक ऋषि मुनि को देखता है। वो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं। मोहन को ऋषि के सामने एक सांप दिखाई देता है। सांप को देखते हैं मोहन ऋषि को सतर्क करने लगता है। ऐसा कहते हुए मोहन सांप को दूसरी दिशा में फेंक दे। उसकी आवाज से ऋषि की आंखें खुल जाती हैं और वो मोहन से कहते हैं, बालक तुम कौन हो? तुमने मेरी तपस्या में विघ्न क्यों डाला? आदरणीय ऋषि जी, मेरा नाम मोहन है। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था कि तभी मैंने आपके पास एक सांप को देखा, इसलिए मैंने उसे उठा के फेंक दिया। अगर मैं ऐसा न करता तो वो आपको डस सकता था, आपकी जान जा सकती थी। मैंने आपकी जान बचाई है मुनिवर। वो देखिए वो सांप जो मैंने फेंका है। ये देखकर ऋषि मुनि उसे प्रसन्न हो जाते हैं और मोहन से कहते हैं, बहुत अच्छे बालक, तुमने अपनी जान जोखिम में डाल के मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा। मोहन कुछ देर सोचता है, फिर सोचने के बाद ऋषि की तरफ देखकर कहता है, ऋषि मुनि जी, कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिस किसी से भी मैंने ये पैसा उधार लिया है, वरदान लेने के बाद वो लोग मुझसे पैसा कभी भी वापस ना मांगे। इतनी जल्दीबाजी मत करो, तुम एक दो बार सोच लो फिर मांगो। मुनिवर, मैं नहीं चाहता कि ये लोग मुझसे पैसा वापस मांगे। अगर ये लोग मुझसे पैसा वापस नहीं मांगेंगे तो मैं आराम से अपना व्यवसाय कर पाऊंगा और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर पाऊंगा और एक अच्छा सा घर बना पाऊंगा और खेती के लिए कुछ ज़मीन और खाना भी खरीद पाऊंगा। जल्द ही मैं इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। तो मेरे मुनिवर, मेरी आपसे यही विनती है कि आप मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जिन लोगों से तुमने यह धन लिया है वे जब तक जीवित रहेंगे तुमसे यह धन कभी नहीं मांगेंगे। धन्यवाद ऋषि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी जिंदगी आपका आभारी रहूंगा। प्रणाम ऋषि जी। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ऋषि मुनि से वरदान देने के बाद मोहन काफी खुश होता है। फिर वो अपने दोस्त प्रताप के घर जाता है। और मोहन, सब कैसा चल रहा है? हाँ मित्र, मुझे ज़मीन बेच के कुछ पैसे मिले हैं और तुम तो जानते ही हो, पैसों को ऐसे ही निवेश न किया जाए तो वो तो ऐसे ही गायब हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन पैसों को निवेश करने में मेरी मदद करो। मैं चाहता हूँ कि तुम ये पैसे ले लो और 5 रुपये ब्याज पर देकर वापस करो और 1 रुपये ब्याज पर खुद रखो। बाकी 4 रुपये ब्याज तुम मुझे दो। यह इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रहे हो, लेकिन तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए मैं तैयार हूँ। इसलिए तुम जब चाहो पैसा वापस ले सकते हो। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, पर तुम क्या मुझे एक दस्तावेज पर लिख कर दे सकते हो? अरे क्या यार मोहन, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। ठीक है, फिर तुम पैसे को अपने पास ही रखो अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। अरे नहीं, ठीक है, तुम ये पैसे रखो और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ये तुमसे ले जाऊंगा। अब ठीक है ना? इस तरह मोहन सभी पैसे प्रताप को दे देते हैं और खुशी खुशी घर लौट आता है। घर आकर वो अपनी पत्नी सोनम को सारी बात बताता है। क्या तुम सारा पैसा उस बेवकूफ प्रताप को दे आए हो? वैसे भी मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकती हूँ। कम से कम हमें ब्याज का पैसा तो मिल ही जाएगा। आप क्या करने वाले हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे सोनम, पैसे कमाने के लिए नौकरी की नहीं ज़रूरत होती बल्कि बुद्धिमानी की ज़रूरत होती है। इसलिए मुझे कभी भी आगे से ज्ञान देने की कोशिश मत करना तुम। अच्छा, बकवास बंद करो। अब मेहनत से बचने के लिए मुझे मनगढ़ंत कहानी बनाना बंद करो। अरे कहानी नहीं है माता जी, बस तुम इंतज़ार करो। देखते ही देखते हम गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। और इस तरह मोहन अपने व्यापार करने के विचार से बहुत अच्छा महसूस करता है और सोचता है कि ऋषि के वरदान के कारण कोई भी साहूकार उससे पैसा वापस नहीं मांगेगा। इस तरह से 10 साल बीत जाते और एक दिन साहूकार का बेटा मोहन के पास आता है और उसे कहता है, सुन लो मोहन, तुमने 10 साल पहले मेरे पिता से 10,000 उधार लिए थे और तुमने उसका पैसा भी नहीं चुकाया। तुम जल्दी से जल्दी मेरा पैसा वापस लौटाओ। उसकी बात सुन के मोहन सोचने लगता है कि साहूकार के बेटे को उसके कल के बारे में कैसे पता। वो ऋषि के वरदान के बारे में विचार करता हुआ सोचता है और साहूकार के बेटे से पूछता है,
मैंने तुम्हारे पिता से कब उधार लिए? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? और अगर है तो दिखाओ। मोहन ने साहूकार के बेटे को बहकाने की बहुत कोशिश की, मगर साहूकार के बेटे ने मोहन को वो दस्तावेज दिखाए। अब झूठ मत बोलो, मेरे पैसे 1 हफ्ते में वापस लौटा दो, वरना मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। साहूकार का बेटा वहाँ से चेतावनी देते हुए चला जाता है। मोहन इस घटना से हैरान हो जाता है और उसके बाद सभी साहूकार के बेटे उसके घर आते हैं और उसे 1 हफ्ते के अंदर सारा कर्ज वापस देने को कहते हैं। ये सब देखकर उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ, आपने मेरी बात नहीं मानी ना? ये आपकी मूर्खता का ही परिणाम है और अब ये सारा पैसा और ये ब्याज हमें एक साथ चुकाना पड़ेगा। अब हम घर नीलाम करने की नौबत आ गई है। आपने ऐसा क्यों किया? हम अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? हे भगवान, अब हम क्या करें? मोहन जो अपने ही विचारों में खोया हुआ था, वो अपनी पत्नी से कहता है, रुक जाओ, मैं प्रताप से जाकर आज ही अपना सारा पैसा वापस ले आऊँगा जो मैंने उसे दिया था। मुझे उसका 4 गुना पैसा वापस मिल जाएगा, जिससे मैं सारा कर्जा चुका दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो सोनम, मैं जल्द ही पैसे लेकर के घर वापस आ जाऊंगा। वो तुरंत प्रताप के घर निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि प्रताप का घर बंद है। फिर उसके पड़ोसियों के पास जाता है और उनसे प्रताप के बारे में पूछता है। महोदय जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि साहूकार प्रताप का घर कहाँ है? पर क्यों, तुमने उससे पैसे उधार दिए हैं क्या? हाँ बिल्कुल महोदय जी, पर वो है कहाँ? साहूकार से धंधे में मदद के लिए काफ़ी लोग आए। प्रताप ने तुम जैसे लोगों से पैसे लिए और रातों रात गायब हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उन लोगों में से एक ही हो और मैं आप जैसे लोगों को जवाब दे दे के थक गया हूँ। ये सुन के मोहन ऋषि मोहन पर बहुत क्रोधित होता है और वहाँ से वो सीधे ऋषि मुनि के पास जाता है। ऋषि अपनी आंख खोलते हैं और मोहन की तरफ देखते हैं। इससे पूछते हैं, मुनि जी, आपने मुझे वरदान दिया था, लेकिन आपने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कैसा धोखा दिया मोहन? मोहन पिछले 5 सालों की घटना पूरी ऋषि मुनि को बताता है और गुस्से में उन्हें खरी खोटी सुनाता है। उसकी बात सुन के ऋषि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, प्रिय मोहन, कृपा करके याद करें कि आपने मुझसे क्या कहा था। क्यों नहीं, मुझे सब याद है। मैंने कहा था जिस व्यक्ति ने मुझे पैसे ब्याज पर दिए हैं वो मुझसे पैसे कभी वापस ना मांगे। यही कारण है साहूकार जब तक जीवित रहे उन्हें तुमसे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा वरदान पूरा हो गया। लेकिन उस पैसों पर उनके वारिस का हक है, इसलिए उन्हें कर्ज वापस मांगा। इस तरह मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया है। ये बात मैं समझ गया मुनि जी, लेकिन मेरा मित्र जिस पर मैंने आंख बंद करके विश्वास किया था उसने मुझे धोखा दिया। बताइए ऋषि जी, उसका क्या उचित उपाय होगा? क्या तुम न्याय की बात कर रहे हो? क्या ये न्याय की कमाई है? आप हमेशा बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए गांव के लोगों से पैसा जमा करके दोस्त को दे दिया। झूठा स्वरूप आपके दोस्त ने भी इस तरह धोखा दिया। हमेशा याद रखे, अगर ये मेहनत की कमाई नहीं है तो कोई भी पैसा आप अपने पास नहीं रख सकते। आप जो कुछ भी आसान तरीके से कमाते हैं वो हमारे पास नहीं रहता, लेकिन ये अगर बुद्धिमता से कमाया जाता है तो ये हमारे पास हमेशा रहता है। मोहन, भगवान तुम्हारा भला करे। ऋषि की बात सुन के मोहन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ऋषि मोहन को अपने घर भेज देता है और उसी दिन से मेहनत करना शुरू कर देता है और कुछ समय में वो एक नया घर बनाता है और पूरा जीवन खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहता है।